प्रेजेंटेशन सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, ये तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई का दूसरा टॉपिक है, थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक, अचेतन मन। शारीरिक स्वास्थ्य के बाद ये मानसिक स्वास्थ्य का यूनिट चल रहा है। मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य के अवरोधक एवं उसके समाधान। तो मानसिक स्वास्थ्य यहाँ पर जो उच्च स्थिति का मानसिक स्वास्थ्य है, जो हमारे प्राचीन विज्ञान के अनुसार, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार जो मानसिक स्वास्थ्य है उसकी बात हो रही है, जिसमें न केवल मानस रोगों से मुक्ति होती है, पर उसके अलावा एक डेवलप्ड माइंड या बहुत ही विकसित मन का उसमें विकास होता है। तो वो एक उच्च अवस्था है। तो पहले शुरुआत एकदम बेसिक से होती है और धीरे 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 करके हुए एक साधारण मानसिक स्वास्थ्य भी से भी अच्छा, यानी कि जो जिसको हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य कहते हैं, उसकी ओर वो ले जाता है। तो अब उसमें अवरोधक क्या क्या है और उसका क्या समाधान है, वो हमें देखना है। तो यहाँ अपने इस टॉपिक में तीन चीजें हैं। पहला हम जो काम करेंगे, वो पहला हमारा अवरोध ये है कि हमारा चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड है, वो अव्यवस्थित होता है। उसमें विचार सब अव्यवस्थित चलते हैं, व्यवस्थित विचार नहीं होते हैं। उसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो जब तक वो अव्यवस्थित होंगे विचार, तब तक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। तो ये सबसे पहला अवरोध है। तो उसको, इस अवरोध को कैसे ठीक करना है, तो उसके लिए अव्यवस्थित चेतन मन को सुनियोजित करना। ये मुख्य इसका जो वांग्मय है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, उसी वांग्मय के आधार पर है ये। तो उसी में से कुछ किताबें निकली है, तो उसी के आधार पर ये तीन चीजें बनाई गई है। ये अपने पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के वांग्मय के अनुसार है ना। और मनोविज्ञान की किताबों में और चीजें भी लिखी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मनोविज्ञान की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसके भी सिद्धांतों को लिया गया है और उसके साथ साथ हमारे प्राचीन फिलोसॉफी को, प्राचीन दर्शन को भी साथ में लिया गया है। तो एक तो अव्यवस्थित चेतन मन को सुनियोजित कर। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, जो अभी जो चल रहा है, अभी जो हमारे मन में चल रहा है, विचार चल रहा है। चेतन और अचेतन मुख्य रूप से दो कहे गए हैं। तो अचेतन मन है वो चित्त की तरह है, जो योग के स्टूडेंट से वो जानते होंगे। उसमें सारे संस्कार और पुराना सब भरा हुआ है। अध्यात्म के भाषा में तो यहाँ तक भी माना जाता है कि पिछले जन्मों के संस्कार भी अचेतन मन में पड़े होते हैं, सिर्फ इसी जन्म के नहीं, पिछले जन्मों के भी संस्कार पड़े होते हैं। तो वो अचेतन मन है। चेतन मन मतलब अभी जो हम सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं, अभी जो हमारे वर्तमान में जो चल रहा है, वो सारा चेतन मन है। और इन दोनों से ऊपर अध्यात्म के क्षेत्र में एक तीसरा मन है, सुपर चेतन मन, जो महान लोगों का होता है, महान महापुरुषों का होता है, जो हमारा अल्प विकसित होता है, हमारे अंदर वो इतना विकास नहीं हुआ होता है। तो उसको विकास करने का अगर हम ठान लें कि सुपर चेतन मन का भले ही उतने स्तर तक नहीं, पर जितना भी अल्प विकसित है, उसको अगर थोड़ा सा भी विकसित किया जाए, तो मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति आ सकती है जो साधारण किसी ब्रेन टॉनिक से या साधारण किसी साइकोथेरेपी से या साधारण किसी ब्रेन एक्सरसाइज से नहीं मिल सकती है। वो इस तरह की उच्च स्थिति मन की है ना। उसमें ब्रेन का या मस्तिष्क का तो कोई खास रोल नहीं है, पर अध्यात्म का रोल है सुपर चेतन मन को विकसित करने के लिए। तो हम पहले बात करेंगे अव्यवस्थित चेतन मन को सुनियोजित कैसे करें, फिर उसके बाद कुसंस्कारों से भरे अचेतन मन का परिष्कार कैसे करें, और तीसरा जो अल्प विकसित सुपर चेतन मन है, उसका विकास कैसे करें। तो तीन चीजें हैं। आज हम लोग अव्यवस्थित चेतन मन को सुनियोजित करने के ऊपर चर्चा करेंगे। जो किताब है
उसका नाम भी यही है, चेतन मन और उसका सुनियोजन। और अगर ये वाङ्मय आप लोग ले लेंगे, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, तो वो आगे लाइफ टाइम तक काम आएगा। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और जो अपने मन का विकास करना चाहते हैं, अपने मन को एक आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो उच्च मनस्थिति बनाने के लिए इस तरह की किताबों का स्वाध्याय बहुत ही लाभदायी होता है। तो चेतन अचेतन सुपर चेतन मन वाङ्मय है, उसको यहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला चेतन मन का काम, चेतन मन का एक मुख्य कार्य है विचार करना। चेतन मन का सुनियोजन यानी विचारों का सुनियोजन, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि संस्कारों की बात हम बाद में करेंगे। पहले तो विचार, अभी जो आ रहे हैं विचार, जो बहुत सारे आ जाते हैं विचार, उसका क्या करें। एक स्वभाव के लोग अगर एक जगह पर इकट्ठे हो जाए तो एक विशेष वातावरण बनता है, जो चेतन मन के सुनियोजन का एक सामूहिक प्रयोग है। एक तो क्या है, हम जो व्यक्तिगत रूप से जो प्रयास करेंगे वो, कि हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें। दूसरा, वातावरण, हम ऐसे वातावरण में जाए जहां हमारे मन को सुनियोजित करना आसान हो जाए, है ना। जैसे किसी एक जगह पर, ऐसी जगह पर जाएं जहां पर लोगों ने अपने मन को सुनियोजित किया हुआ है, उनके विचार एक दिशा में, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार लोगों के हो रहे हैं, तो उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ जाता है। क्योंकि एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका आपस में एक दूसरे के मन पर प्रभाव पड़ता है। मेरे विचारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके विचारों का प्रभाव आपके फैमिली में पड़ेगा, मेरे ऊपर पड़ेगा, सबके ऊपर पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर वो अपने विचारों का प्रभाव भी पड़ता रहता है। इसीलिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक मन जैसा है, सारा कुछ जो है वो सब कुछ एक जैसा ही है। कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी भी करेगा और कहीं ना कहीं उसकी अच्छी असर भी होगी। जैसे उदाहरण दिया है, शमशान में, मरघट में भयभीत जैसी स्थिति भी विचारों के कारण ही हो जाती है ना। देखा जाए तो एक जो भय जैसा माहौल लगता है, या जो लोग गए होंगे स्मशान में उन लोगों को आइडिया होगा कि थोड़ा सा गंभीर वातावरण जो बन जाता है, तो वो उस तरह के विचार आते हैं, ऐसे गंभीर विचार आने लग जाते हैं, वो वहां के वातावरण का प्रभाव है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कसाई घर में, या जहाँ पर पशुओं की बलि की जाती है वहाँ, फिर जो पवित्र जगह है, मंदिर जैसी जगह है, जहाँ वास्तव में कुछ सात्विक वातावरण पैदा कर दिया जाता है, या लोग जो यहाँ मंदिर में जाते हैं वो श्रद्धा भाव से या अच्छे मन के साथ अगर जाते हैं, क्योंकि मंदिर को भी लोग गंदा कर सकते हैं अपने विचारों के द्वारा, पर अगर ज्यादातर लोग अच्छे मन से जा रहे हैं, उस समय में अगर उनका मन अच्छा है, तो उसका वातावरण पर असर पड़ेगा, दूसरे जो आएंगे मंदिर में उनका असर पड़ेगा। अपने यूनिवर्सिटी में जो लोग यहाँ रहे होंगे और जो दूसरी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में रहे होंगे, तो आपने अंतर देखा होगा कि ज्यादातर लोगों का जो मन होता है वो जिस दिशा में जाता है, तो उसका असर पड़ता ही पड़ता है। हॉस्टल के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कॉलेज के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्लासरूम के वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो ये सारा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ऐसे कम लोग होते हैं जो दृढ़ निश्चय के दम पर अपने पर वातावरण को हावी न होने दे। शमशान में भी वो अलग प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भय कुछ नहीं है। रात में भी अगर वो अकेले रहते हैं शमशान जैसी जगह पर, तब भी उनको कोई ऐसे विचार नहीं आते हैं। या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वातावरण को हावी नहीं होने देते हैं। नीचे की ओर बहने वाले पानी को सुनियोजित तरीके से बिजली उत्पन्न करने के काम में लिया जाता है। अगर हम इस तरह से अपने मन को सुनियोजित करें, उसकी जो टेक्निक्स है उसका यूज करें, तो कहते हैं कि पानी अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो उससे बिजली उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से उसकी पूरी सिस्टम लगा दी जाए, तो जो ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, उसका जब डैम बनाया जाता है उसमें से बिजली उत्पन्न की जाती है, तो वही पानी जो ऐसे ही बह रहा था उसमें से बिजली उत्पन्न होने लग जाती है।
कई राज्य तो ऐसे हैं कि वो अधिकतर बिजली है वो पानी से ही उत्पन्न होती है। उत्तराखंड में भी बहुत सारे जो बिजली है वो पानी से उत्पन्न होती है। तो ये भी एक तरीका है कि हम अगर सुनियोजित करें तो उससे हम क्रिएटिव विचार से कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएशन कर सकते हैं। तो उसी को यहाँ पर उसके ऊपर फोकस किया गया है। अब विचारों का क्या महत्व है? मनुष्य अनेक प्रकार के कार्य करता है। करने से पूर्व वह प्रक्रिया विचार रूप में विकसित होती है। पहले तो विचार आता है, फिर हम काम करते हैं। विचार तब बनते हैं जब अनघट कल्पनाओं का बुद्धि द्वारा इतना परिवर्जन कर लिया जाता है कि वे व्यवहार में उतारने योग्य बन जाए। कुछ गलत विचार भी आएंगे, कुछ ऐसे भी विचार आएंगे कि जिसको करना पॉसिबल ही नहीं है। सेक्चुअली टाइप के विचार और सब तरह के विचार आते रहते हैं। लेकिन बुद्धि फिर तय करती है कि इसमें से व्यवहार में किसको लाया जाए। विचारों का शरीर के समस्त अंग अवयवों पर आधिपत्य है ना। ब्रेन है वो हमारे शरीर का राजा माना गया है। और हम जो विचार करते हैं मन में, उसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। कठपुतली को धागे के सहारे बाजीगर नचाता है। मन के निर्देशन पर ही शरीर के विभिन्न अवयव निर्देशित प्रक्रिया पूर्ण करते हैं। इसी का नाम कर्म है। वे मात्र विचारों की ही परिणति है। जैसा हम विचार करेंगे ऐसा ही हमारा स्वास्थ्य होता जाएगा। तो और ऐसा ही शरीर के अवयव अंग काम करेंगे। तो विचारों की शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मानव शरीर में, मानव जीवन में बहुत ही शक्तिशाली, एक सबसे शक्तिशाली शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि विचार है। विचारों से ही आदमी महान बनता है, विचारों से ही आदमी पतन की ओर जाता है। अपने भले बुरे कृत्यों के लिए तो विचार उत्तरदायी है ही। इसके अतिरिक्त वे समीपवर्ती लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। एक दो विचारशील व्यक्ति ही मिलजुल कर समूचे परिवार का स्तर एवं भविष्य विनिर्मित करते हैं। बालकों पर अभिभावकों और अध्यापकों का विशेष प्रभाव पड़ता है। बालक विशेष रूप से और बड़े सामान्य रूप से उन प्रभावों से प्रेरणा लेते हैं और अपने लिए कर्तव्य निर्धारित करते हैं। बच्चे सीखते हैं, वो उसी से सीखते हैं। जैसे माता पिता के विचार होते हैं, जैसे अध्यापकों के विचार होते हैं, उसका असर बच्चों पर पड़ता ही है। और सिर्फ बच्चे ही नहीं सीखते, बच्चे तो विशेष रूप से सीखते हैं, वो तो सारा कुछ उसी से सीखते हैं। लेकिन बड़े भी सीखते हैं, है ना। अगर आजकल देखा जाए ये टीवी सिनेमा वो सब चीजों से वो जो विचार हमारे मन में जाते हैं उसके कारण उसका हमारे व्यवहार पर प्रभाव पड़ता ही है। पहले की तुलना में जो चीजें बदल रही है, लोगों का व्यवहार बदल रहा है, उसके पीछे ये सब चीजें भी है। इंटरनेट, मीडिया जितना भी है, उसका जो जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। जो साधारण कार्यक्रम ऐसे आते हैं, जो लोग विशेष कार्यक्रम ही देखते हैं, विशेष वेबसाइट से अच्छी चीजें ही देखते हैं, तो उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब प्राण शक्ति, जो हम प्राण शक्ति की बात करते हैं, प्राण शक्ति का चुंबकीय विद्युत प्रवाह ही विचारों को प्रचंड बनाता है। अब विचारों को कैसे हम नियंत्रित करें, तो उसमें एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है प्राण शक्ति की ऊर्जा। प्राण को मानवीय व्यक्तित्व के आधार पर ढली हुई विशिष्ट ऊर्जा कह सकते हैं। इस ऊर्जा को जब निर्धारित लक्ष्य की दिशा में नियोजित किया जाता है तब उसका विशिष्ट प्रभाव स्वाभाविक ही है। प्राण की विद्युत के अनुपात से विचार तरंगों में प्रखरता आती है। एम्पलीफायर के माध्यम से हल्की सी आवाज को इतना शक्तिशाली बना दिया जाता है कि उसे सैकड़ों हजारों मील दूर तक बैठे लाखों व्यक्ति सुन सकते हैं। परिष्कृत सघन प्राण शक्ति की सूक्ष्मता का सदुपयोग विचारों को भी ऐसी ही प्रभावोत्पादकता से संपन्न बनाता है। तो क्या कह रहे हैं कि प्राण शक्ति को बढ़ाएं। हम अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे तो अपने आप जो विचार है वो शक्तिशाली हो जाएंगे, अच्छे विचार आएंगे। और प्राण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्राणायाम है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी वगैरह है, उन सब से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्राणायाम पर फोकस करते हैं, सिंपल से जो प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, तो वो अगर नियमित रूप से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसका भी हमारे विचारों पर प्रभाव पड़ता है। अब उसमें
कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, लेकिन वो मैटर आपको भी काम आ जाएगा और वो समझने लायक है, इसलिए पूरा उसको कॉपी किया है। वियना के मनोचिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने अपने 50 वर्षों के चिकित्सा अनुभवों का सार बताते हुए लिखा है कि जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि उसका जीवन निरर्थक है, उसका मन और शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। 50 साल का इनका कंक्लूजन है। कभी स्वस्थ न रहेगा। सार्थकता की अनुभूति न होने पर मनुष्य जिंदगी को लाश की तरह ढोता है और उस नीरस निरानंद स्थिति में सचमुच ही जीवन बहुत भारी पड़ता है। उस दबाव से उतनी थकान आती है कि कुछ करते धरते नहीं बनता। मानसिक पराधीनता व्यक्तित्व विकास के सभी द्वार बंद कर देती है। विवेक को विकसित होने का अवसर न मिलने के कारण अवांछित स्थिति में रहने और उसी में दम तोड़ने को विवश होते प्रायः ऐसो को ही देखा जाता है। यहाँ पर भी हमारे यहाँ डिप्रेशन के जो पेशेंट आते हैं तो उनके विचारों में ही इतनी निराशा, इतनी नकारात्मकता होती है। वो जब बात करते हैं, उनको किसी भी चीज में न समाज के साथ मिक्स होने में उनको कोई आनंद मिलता है और ना ही वो भविष्य का अच्छा सोच पाते हैं। केवल निराशा कि बहुत सब कुछ गड़बड़ है, खराब है, खराब है, खराब है, ऐसा ही वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। अगर उसमें से उनको हम निकाल सके तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और बाकी सारी चीजें वो खुद ही अपने आप करने लग जाते हैं। एक बार अगर नकारात्मकता खत्म हो जाए तो फिर मन अपने आप प्रगति की ओर जाने लग जाता है। ये नकारात्मकता को, निराशा को खत्म करना बहुत जरूरी है और वो हमारे अंदर भी कई बार आती रहती है। तो ऐसी निराशा को, नकारात्मकता को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि अगर आ रही है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तुरंत उसको निकालने के लिए प्रयास चालू कर देने चाहिए। वैज्ञानिकों ने जब जीवन से निराश व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें अधिकांश विधुर एवं विधवाएं थी, तो ज्ञात हुआ कि मृत्युजन्य गहरा आघात उनके प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। 3 महीने बाद तक एक ही मनस्थिति बनी रहने के कारण शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण घटक टी तथा बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं संख्या में कम तथा सक्रियता में मंद पड़ जाती है। लिम्फोसाइट्स योग के विद्यार्थी हो सकता है जानते होंगे। यह भी पाया गया है कि प्रियजनों की मृत्यु के पश्चात जीवन के प्रति लगाव समाप्त हो जाने के कारण ऐसे व्यक्ति रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके रक्त में कार्टिजोल नामक विषैले रसायन की अभिवृद्धि भी दिखी जाती है। इन सबको आप ब्लड टेस्ट के द्वारा भी आसानी से देख सकते हो कि विचारों का प्रभाव ब्लड रिपोर्ट्स पर भी पड़ने लग जाता है। वो आसानी से आप देख सकते हो उसको। यह हार्मोन इम्यून सिस्टम को तहस नहस करके रख देता है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य दिए हैं इसमें, नकारात्मकता से हमारे शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है। इसी तरह सकारात्मकता से भी पड़ता है। हैप्पीनेस जो हॉर्मोन्स हैं, तो अच्छा सोचने से भी उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः मन एवं शारीरिक फिजियोलॉजी परस्पर संबंध है। निराशा या निषेधात्मक भाव तरंगे रक्त, हार्मोन आदि कायिक रसायनों में उथल पुथल मचा देती है तथा सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं यथा चयापचय, हृदय गति, श्वास प्रश्वास, रक्तचाप आदि को भारी क्षति पहुंचाती है। इन सभी तथ्यों के अध्ययन के पश्चात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विख्यात वैज्ञानिक वाल्टर हेस ने निष्कर्ष निकाला है कि जब निषेधात्मक एवं निराशावादी चिंतन शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं, व्यक्तित्व को गया गुजरा स्तर का बना सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आशा एवं उत्साहवर्धक विद्यात्मक चिंतन अनुकूल परिणाम प्रस्तुत न कर सकते। मतलब कि पॉजिटिव विचारों का पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता ही है। स्वास्थ्य संवर्धन के साथ व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय गति प्रदान न कर सके ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छे विचारों से अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसकी पुष्टि के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य विज्ञानी निकोलस हॉल ने ऑटो सजेशन का प्रयोग कैंसरग्रस्त रोगियों पर किया। इसमें उन्हें अद्भुत सफलता मिली। और कोई दवाई नहीं, कैंसरग्रस्त जो व्यक्ति थे उनको ऑटो सजेशन की टेक्निक्स के द्वारा उनको पॉजिटिव विचार दिए गए और
बहुत ही आश्चर्यजनक उनको सफलता मिली केवल विचारों के द्वारा। और भी दवाइयाँ कोई गलत नहीं है, नहीं लेनी चाहिए ऐसा नहीं कहा गया है, पर दवाइयाँ ले रहे हैं और लेकिन विचार अगर हमारे पॉजिटिव नहीं है तो दवाइयों का भी इतना असर नहीं पड़ता है। जबकि अगर दवाइयों के साथ साथ आप अगर विचार भी पॉजिटिव रखते हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत जल्दी असर पड़ता है। तो ये सारे वैज्ञानिक निष्कर्ष हैं, उसके आधार पर आगे भी हम देखेंगे कि किस तरह से सकारात्मक विचारों का वैज्ञानिक विश्लेषण होता है। तो ये कुछ साधारण चीजें थी। हम लोग अपने जीवन में भी जो भी अनुभव करते हैं उसको भी आप लोग शेयर करिए, है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे जब भी कोई निराशा, या यहाँ तो हालांकि बहुत कम होती है निराशा, वातावरण ही ऐसा है कि शायद ही कभी ऐसी कोई निराशा के विचार आ जाते हैं। पर सपोज कि आ गए तो हम यही देखते हैं पहले तो कि क्या ये अचानक से आया हुआ है या कुछ कारण है इसका, है ना। कभी कभी क्या है, कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती है, कोई अपने करीबी दोस्त की मृत्यु हो गई, कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया, या शरीर में कोई बहुत बड़ी कोई बीमारी आ गई, तो उसका विचारों पर भी प्रभाव पड़ जाता है। एक्सीडेंट हो गया इस तरह का कुछ, तो उसका विचारों पर प्रभाव पड़ जाता है कि हो अब क्या होगा, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। उस तरह के विचार आने स्वाभाविक है, तो वो आते हैं, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि पहले तो एकदम तो मन को बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तो पहले प्राणायाम चालू कर देता हूँ, जो अपना नाड़ी शोधन प्राणायाम है। बैठे बैठे कभी भी, इवन खाने के बाद भी, अगर ऐसा लगता है कि नहीं विचार जो आ रहे हैं वो बहुत निराशाजनक है या नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सॉरी, तो मैं सबसे पहले तो ये नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू कर देता हूँ। फिर क्या करते हैं कि अभी जो काम पेंडिंग है या जो हमें करना है, पढ़ाई करनी है या दूसरा कुछ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए भी हमें बहुत सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन वो पढ़ाई वगैरह सब कुछ साइड में रख देते हैं कि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें हम कुछ पढ़ सके, कुछ बहुत अच्छा क्रिएटिव काम कर सके। अभी तो हमें क्या है, मन को रिलैक्स करना है, अभी हमें मन को तैयार करना है, फिर अपनी साधारण स्थिति में आ जाए, ताकि हम जो भी करें वो बहुत अच्छे से करें, अपना बेस्ट हम दे सके। अगर आपका मन आधा अधूरा तैयार है, आपको निराशा के विचार आ रहे हैं और आप काम भी कर रहे हो, तो उस काम पर आप प्रभाव पड़ेगा, उसकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर ये नकारात्मक विचारों का प्रभाव पड़ेगा। और वो कार्य है, वो जब हम अपने स्टूडेंट्स को देंगे, किसी समाज में देंगे, कुछ में देंगे, तो वहां भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पहले तो अपना ट्रीटमेंट करो, अपनी समस्या को दूर करो, हमारे जो नेगेटिव विचार हैं उसको दूर करो, फिर हम समाज को कुछ स्वस्थ दे पाएंगे, फिर हम विद्यार्थियों को कुछ स्वस्थ दे पाएंगे। तो मैं कई बार क्या करता हूँ कि या तो क्लास छोड़ देते हैं, या क्या करते हैं कि कभी छुट्टी ले लेते हैं, कभी आराम कर लेते हैं, उसके साथ साथ कभी मन को अच्छी चीजों में लगाने का प्रयास करते हैं। तो उससे क्या होता है कि टेंशन बढ़ता नहीं जाता है ना। आप अगर उसको इग्नोर करोगे नेगेटिव थॉट्स को, तो वो धीरे 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 बढ़ने लग जाएंगे और उतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर बाद में तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। इससे अच्छा है थोड़ा सा ब्रेक ले लो। लग रहा है कि भाई, जैसे हम करते हैं ना, उपवास करते हैं कि खाना तो रोज खा रहे हैं लेकिन एक दिन रेस्ट देना जरूरी है। इसी तरह से ये मानसिक कार्य है या जो चैलेंजिंग कार्य है, उन सबको कभी कभी ब्रेक देना पड़ता है। वो ब्रेक देने से और अच्छे से हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे हमारा नुकसान हो जाता है, और ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो इस तरह के निराशा के समय में मैं इस तरह की स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करता हूँ। एक तो प्राणायाम करता हूँ और थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। अब आप लोग बताओ, निराशा आती है मन में तो क्या करते हो? एक एक का नाम लेने से अच्छा है आप लोग खुद ही माइक को अनम्यूट करो और बताओ क्या करते हो। क्योंकि ये सब चीजें है ना, वो हमारे लाइफ में कुछ यूजफुल होनी चाहिए। सिलेबस तो है ही, आप लोग कर ही लोगे ये सारा
चीज हमने किताबों में से ही कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें से आप पढ़ लोगे तो भी याद रह जाएगा। लेकिन शरीर के ऊपर उसका असर पड़े, मन के ऊपर असर पड़े, हमारे जीवन में उसका असर पड़े, उसके लिए इसका डिस्कशन जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो भी जरूरी है। तो आप अपने जीवन के साथ इसकी तुलना करो, अपने जीवन में इसका मूल्यांकन करो। चलो कौन बताएगा भाई, निराशा होती है तो क्या करते हो? विभूति। बताओ। फिर अगर कभी जैसे किसी से रिलेटेड अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो फिर उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सोचने की भी कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाए। या बहुत फिर बढ़िया। किसी और काम में जैसे कोई और काम ढूंढते हैं जिससे थोड़ा ध्यान उस चीज से हट जाए, कोई और कुछ पढ़ना या कुछ और क्रिएटिव करना। या फिर कभी कुछ जैसे ये गुरुदेव का साहित्य पढ़ लेते हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक भी सुन लेते हैं। जरूरी है, एकदम जरूरी है, बहुत अच्छा है। और कोई? सर। हाँ बोलो। हाँ सर, जब मेरे को ऐसी वो होती है ना निराशा टाइप से, तो मैं उन अच्छे पलों को याद करती हूँ जिसमें मैं बहुत खुश थी। और मतलब अपने फैमिली से रिलेटेड जितने भी पल मैंने उनके साथ गुजारे उन सबको याद करती हूँ। जो अच्छे गुजारे उसको याद करती हो? हाँ, जो भी पल मैंने अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ अच्छे गुजारे उन पल को याद करती हूँ, जिससे पॉजिटिविटी आती है कि नहीं ये जो पल है वो आगे मतलब जाएगा। जैसे होता है ना अंधेरे के बाद सवेरा होता है, वैसे ही ये जो भी निराशाजनक पल अभी आए हैं वो ये सब भी चले ही जाएंगे। तो इससे पॉजिटिविटी मिलती है और म्यूजिक ऑन करके डांस करना शुरू हो जाता है फिर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। और कोई, कोई नई कोई टेक्निक यूज करता है क्या? हम्म किसी को कभी नकारात्मक विचार ही नहीं यस आए, सर। ऐसे भी है कोई? हाँ बताओ। सर दो तीन सर दो तीन चीज यूज करते हैं। एक तो जिसमें अगर इस स्तर का विचार आए ना सर, तो मैं जो करता हूँ उसमें गुरु जी का ये बताया हुआ है, जो आपको जब भी नकारात्मक विचार आवे तो 10 बार गहरी सांस लो, फिर उसको हर बार धीरे धीरे छोड़ो और अपने हम्म चेहरे माने मस्तिष्क पर फिर अपने हाथ को फेरो और फिर अनुभव हम्म करो जो तुम कोई व्यक्ति से नहीं जुड़े हुए, कोई एक शक्ति से जुड़े हुए हो, तो फिर शक्ति के पास नकारात्मक चीज नहीं होंगी। एक सर ये हम्म रहा। सर दूसरा चीज रहा जो हमको जो अनुभव मिला है, जो ये अभी सर जब भी नकारात्मक आया ना तो सर हम ये पुज्जवर की भांग में है या फिर बहुत कुछ 3-4 भांग में है मेरे पास में सर, तो उस भांग में सर कुछ जब पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ एक टॉपिक भाई, तो वो सर मेरे लिए फायदादायक रहा सर। और एक बहुत अच्छी बात, बहुत माने सबसे प्रभावशाली सर ये रहा जो श्रद्धा की कक्षा में सर बताए थे, वो 28 अक्टूबर को बताए थे वो, जो रे मन तू हम्म मेरा मित्र बन, अपने मन को हम्म समझाओ जो रे मन तू मेरा मित्र बन, और बार बार हम्म दोहरा लो। नकारात्मक विचार आए उसमें हर बार बोलते चलो रे मन तू मेरा मित्र बन। सर तो ये हम्म 3-4 चीज मेरे लिए बहुत फायदादायक रहा है और आगे भी रहेगा शायद। बहुत बढ़िया। ये उससे मुझे याद आया कि जैसे क्या है कि हमारा जो जनरली पढ़ाना होता है ना, वो भी सारा वैसे तो अध्यात्म से संबंधित ही होता है। कुछ न कुछ जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है, ऐसी ही चीजें हमें पढ़ानी होती है। इसलिए जनरली कोई निराशा आती है तो उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता। पर कभी कभी हम क्या करते हैं कि भाई जैसे आज हमें टॉपिक आपको ये पढ़ाना है, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन, पर सपोज की निराशा आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, फिर वो जो पढ़ाना है ना उसका टारगेट को छोड़ के मैं अपनी समस्या का ढूंढता हूँ कि अभी जो मुझे नेगेटिविटी आ रही है उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स दी गई है वांग्मय में, अपने शास्त्रों में लोगों ने किस किस तरह के प्रयोग किए हैं, या इस तरह का मैं अपनी समस्या से संबंधित पढ़ना शुरू कर देता हूँ। स्वाध्याय उसका मैं करता हूँ कि जिसमें हमें मुझे अपने प्रश्नों का जवाब मिले, जिससे मुझे थोड़ी प्रेरणा मिले। कभी कभी क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हुए भी कई बार हमारे अंदर प्रेरणा की कमी होती है, इसके कारण हम कर नहीं पाते उसको, जो हमने सुना होता है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारा मन है वो निराशा की ओर जाता है, जबकि हमने सीखा ही है कि हमेशा प्रसन्न रहें, पॉजिटिव विचार करें, है ना।
पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, लेकिन फिर भी कई बार हम जो है ना ऐसा व्यवहार में नहीं कर पाते हैं। तो कहाँ कमी रह जाती है, उससे संबंधित हम स्वाध्याय करें, उससे संबंधित पढ़े। और मैं तो कहता हूँ अगर आप करते हैं कि आपके दोस्त भी अगर ऐसे हैं जिनको आप बेझिझक बता सको कि भाई हमें ये समस्या हो रही है, तो 100% आप, जब कोई एक कमजोर पड़ जाता है ना तो दूसरा उसको मजबूत कर देता है। तो शेयर भी करना चाहिए, ऐसे दोस्त होने ही चाहिए क्लोज फ्रेंड्स। जब आप कमजोर पड़ जाओ तो वो आपकी कमजोरी का फायदा ना उठाए, उल्टा आपको मजबूत बनाने में मदद करे। तो ऐसे लोग होने चाहिए, उनके सामने अपनी सारी डायरी को खोल देना चाहिए, सारी चीजों को खोल देना चाहिए कि भाई ये हमारी समस्या है, उसमें हम क्या करें। तो वास्तव में दोस्तों के द्वारा भी बहुत अच्छे सजेशंस मिलते हैं। टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए। हम तो यहाँ पर दिशा का प्रोजेक्ट चलाते ही है कि आपकी जो भी समस्या हो आप आओ और अपनी समस्या को बताओ। एकांत भी होता है, टीचर और स्टूडेंट के अलावा तीसरा कोई वहां नहीं होता है, तो आप अपनी समस्या को आराम से शेयर कर सकते हो। आपकी चीजों को हम गुप्त भी रखते हैं, पर फिर भी बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि अभी ये माहौल इतना बन नहीं पाया है। खुलना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। पहले के जमाने में तो कहते हैं ना कि जहाँ पढ़ते थे वो गुरु आश्रम जो होती थी व्यवस्था, उसमें गुरु को ही बता दिया जाता था कि ये मेरे मन में चल रहा है ना। लेकिन अब ये समस्या है कि हम ऐसा किसी को बताते नहीं है। अलग अलग प्रकार की क्लासेस होती है तो सब अलग अलग टीचर्स के साथ आप रहते हो, वहां तो एक ही टीचर के साथ रहना होता है, तो उतना क्लोजनेस नहीं हो पाता है। लेकिन अगर क्लोजनेस हो जाए थोड़ा सा प्रयत्न करने पर, तो टीचर से भी बहुत हमें अच्छे सुझाव मिलते हैं। ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति हो, ऐसे कोई महान लोग हो, कोई संत हो, उनके सामने भी खुला अपना डायरी कर देने पर, अपने मन की बात बताने पर उनसे भी बहुत अच्छे सुझाव हमें मिलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, जब निराशा होती है, जब हमारे अंदर प्रश्न होते हैं, तो समाधान प्राप्त करने के लिए। आकांक्षा कुछ कह रही थी। सर वही कह रही थी कि जब ऐसा कुछ होता है कि निराशा आती है तो हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कुछ अच्छे विचारों को सोचने की, पर ऐसा होता है कि चाहे जितनी कोशिश कर लें पर वो अच्छे विचार नहीं आ पाते हैं कभी कभी। हम्म। तो म्यूज़िक एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन रहता है इस टाइम पर कि कुछ ऐसी मेडिटेशन वाले म्यूज़िक होते हैं और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें बहुत ध्यान से सुनने पे हम्म। ध्यान हट जाता है। जो चीज़ निराशा की तरफ हमारा होता है ध्यान, तो वहाँ से हम्म। हट जाता है। फिर उसके बाद में हम अगर सोचें, अच्छे विचार करें तो वो आ सकते हैं। सही बात है। बहुत अच्छा बताया कि जबरदस्ती हम कभी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि क्या है जनरली क्या होता है, जो लाइफ है ना वो तो चलती ही रहती है। सपोज कि आपने एक आध क्लास करी ऑफलाइन मोड में, और तब कोई ऐसा समाचार आ गया या दूसरा कुछ आ गया, तो आगे क्लास बंद होने वाली नहीं है। सब स्टूडेंट्स भी जाना शुरू कर देंगे क्लास में, अपने शेड्यूल के अनुसार सारी चीजें चलती ही रहती है। पर हम क्या हो जाते हैं, हम स्टॉप हो जाते हैं, हमारे अंदर ये विचार आने लग गए, तो अब हमें क्या करना है। तो कई बार इसीलिए वो कहते हैं ना कि भाई अभी अगर हम क्लास में जाएंगे ना तो भी हो सकता है अंदर कुछ नहीं उतरेगा, और हो सकता है कि ज्यादा समस्या हो जाए। इससे अच्छा है लोग क्या करते हैं कि भाई एक आध क्लास का बंक मारना पड़ेगा, लेकिन अच्छा म्यूजिक सुनो, ताकि थोड़ा पहले तो रिलैक्सेशन मिले, उसके बाद फिर सोचो कि पॉजिटिव सोचने से क्या फायदा है, क्यों पॉजिटिव सोचना चाहिए। ऐसा करके पॉजिटिव सोचते हुए जब स्थिति सामान्य हो जाए कि हाँ अब हम क्लास कर सकते हैं, तब जाओ। तो मेडिकल लीव जो होती है ना, उसमें मेडिकल लीव में ये मेंटल हेल्थ, वो भी मेडिकल का ही है एक पार्ट है। मेंटल हेल्थ है वो हेल्थ का ही पार्ट है, उसके लिए भी कभी कभी लीव की जरूरत पड़ती है। वो लोग नहीं सोचते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि नहीं जो करना है वो तो करना ही है। नहीं, कभी कभी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरा भी वही कहना होता है कि कभी कभी ब्रेक लेकर अपने मन को फिर से मजबूत बनाने का बहुत आवश्यक कदम होता है, वो उठाना पड़ता है। और कोई कहना चाह रहा है कुछ? टाइम हो चुका है, एक आध व्यक्ति अगर कहना चाहे तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस सब चीजों के ऊपर सोचते रहना। और कोई अगर ऐसी बात हो आप शेयर करना चाहते हो, कुछ समस्या ऐसी है जिसमें आप कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम।
फोन नंबर वगैरह सबके पास होगा ही, तो आप लोग फोन भी कर सकते हो। आज 9 तारीख है। आकांक्षा, प्रेजेंट सर। आंचल, यस सर। अंचल, हाँ, अनमोल, अनमोल तो होता ही नहीं है ना। ये अन्नू, प्रेजेंट सर। अनुराधा, यस सर। विभूति, हाँ कोई नहीं, चलो हो गया, यस। कुछ कभी कभी क्या होता है, आवाज नहीं आती है लेकिन वो माइक ऑन हुआ है वो पता चल जाता है, वो दिखता है यहाँ, ठीक है। धर्मवीर, धर्मवीर नहीं दिख रहा है भाई। दिव्या, प्रेजेंट सर। महीप, महीप भी नहीं दिख रहा है। पल्लवी, प्रेजेंट सर। राजनंदिनी, प्रेजेंट सर। साक्षी, प्रेजेंट सर। सारथी सुमन, प्रेजेंट सर। शिखा, प्रेजेंट सर। शिव शरण, शुभ्रा, प्रेजेंट सर। सोनम, प्रेजेंट सर। श्वेता। यस सर। ये कुणाल यादव कौन है? इसमें नाम तो नहीं है मेरे अटेंडेंस रजिस्टर में। सर शिखा। अच्छा अच्छा, किसी और का किया है, कोई बात नहीं, चलो। अनमोल आई है, नहीं है ना? एब्सेंट के नाम बोल रहा हूँ। अनमोल, धर्मवीर, महीप, शिव शरण, 4 लोग एब्सेंट हैं। शॉर्ट वाला शांतिपाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर भवतु। किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हैं, वरना मीटिंग लेफ्ट कर सकते हैं। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, अगर मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उस टाइम क्या करना चाहिए? मतलब अपने तरफ से जैसे किसी से हम बात करते हैं या फिर म्यूजिक सुन लेते हैं, फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए? गुस्से पर है ना, मुझे लगता है बहुत सारे चीजें फैक्टर्स असर करते हैं। जैसे क्या है, एक तो मैंने देखा है, जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ 3 दोष जो बोलते हैं, उसमें से पित्त बढ़ जाता है। ये जो यंग एज है उसमें भी जनरली पित्त बढ़ता है। और अगर किसी की पित्त की प्रकृति है या जिनके अंदर गर्मी बहुत है, उनको भी बहुत गुस्सा आता है। तो हमें हर तरीके से प्रयत्न करना चाहिए, कुछ मानसिक प्रयत्न भी करने चाहिए और कुछ शारीरिक रूप से भी ठंडक पहुंचाने के प्रयत्न करने चाहिए, अगर जड़ से इन गुस्से को निकालना है तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी औषधियां भी आती है जो ठंडी होती है, या कुछ ऐसे आहार भी होते हैं जो ठंडे होते हैं, तो उसको ज्यादा लेना, गर्म आहार को कम लेना, वो सारी चीजों से भी लॉन्ग टर्म में आपके गुस्से पर असर होता है। दूसरा क्या है कि जब आता है गुस्सा तब तो विचार नहीं आते हैं, पर जिनको गुस्सा करने की आदत है उनको जब परिस्थिति शांत है, जब गुस्सा नहीं आ रहा है, तब उसके लिए जरूर समय निकालना चाहिए कि भाई हमारी जो ये आदत है गुस्से की, उसके कारण क्या नुकसान हो रहा है, और प्रसन्नता से क्या फायदा होता है, गुस्से का हमारे शरीर पर क्या नुकसान पड़ता है, हमारे संबंधों पर क्या नुकसान होता है। वो जब शांत स्थिति हो तब उसके लिए थोड़ा समय निकाल के अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। तो क्या होता है कि जिस वक्त गुस्सा आ रहा है उस वक्त उसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है। वरना क्या होता है कि
तत्काल कभी भी गुस्से को शांत करना इतना आसान नहीं होता अगर बहुत ज्यादा गुस्सा है तो। बाकी तो छोटी छोटी टेक्निक से 100 से लेकर उल्टा गिनते हैं और अपने को दूसरी जगह डाइवर्ट कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ बोलना नहीं है ना, कि एकदम कोई शब्द नहीं निकलना चाहिए, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो वो भी कभी कभी काम कर जाती है, पर फिर भी अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसके ऊपर थोड़ा अच्छे से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या करें कि जब भी शांत स्थिति है, मन हमारा काबू में है, तब हम सोचे कि जो हमने गुस्सा किया था या जो गुस्सा करने की आदत है उसके लिए हम क्या क्या करें, खान पान में क्या परिवर्तन करें। ये लहसुन प्याज वगैरह जो तामसिक चीजों का भी देखा गया है, उसका भी कई बार असर पड़ता है। तो भले ही सब लोगों के ऊपर असर ना पड़ता हो, पर जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनके ऊपर तो असर पड़ता ही पड़ता है ना। तो और लोग भले ही खाते हो घर में, लेकिन हमें बंद करना पड़ता है क्योंकि हमारी स्थिति अलग है, हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो हमें अपनी स्थिति के अनुसार अपना आहार और अपना विचार, अपना स्वाध्याय, वो सारा चीजें उसी चीज में फोकस करना चाहिए। कुछ भी किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप उससे संबंधित गुस्सा कैसे कम करें, उससे संबंधित किताब पढ़ो। गुरुदेव की किताबों में लिखा ही है क्रोध पर कैसे विजय प्राप्त करें। और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण गीता में बताया है, क्रोध का मुख्य जो रूट कॉज है वो है कामनाएं। जो हमें बहुत कुछ कामनाएं होती है, ये करना है, वो करना है, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, बहुत सारे चॉइस होती है, उसके कारण जो है ना गुस्सा आता है। वो जब नहीं होता है, कामनाएं जब पूरी नहीं होती है, तो उसके कारण गुस्सा आता है। तो अपना रजस को थोड़ा कम करो। तमस को तो कम करना ही है, पर रजस को भी अगर कम करते हो ना, कि बहुत सारी कामनाएं नहीं, जीवन है क्या, बहुत कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, उसका नाम जीवन नहीं है। हम बहुत कुछ चीजों में चला लें, उसका नाम जीवन है। तो कामनाएं कम करने से भी क्रोध कम होता है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। कभी अगर ऐसा हो तो और अच्छे से बैठ लेंगे और पूरी अपनी डिटेल्स आप बताओगे तो और ज्यादा आसान होगा उसका ट्रीटमेंट करना। पर अग्रेशन यस का, सर। गुस्से का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। यस सर। थैंक यू कोई सर। किसी किसी का तो जेनेटिक भी होता है कि मतलब अगर पापा को गुस्सा आ रहा है तो फिर बच्चों को भी आने लग जाता है बचपन से ही सही कुछ। बात है। होता ही है। प्रकृति भी जेनेटिक हो सकती है, पित्त प्रकृति वगैरह। और दूसरा, मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो वो असर आ सकता है ना। कुछ कम्युनिटीज में भी ऐसा देखा गया है कि ये ज्यादा होता है गुस्सा। कुछ ऐसे जो होते हैं क्षत्रिय या इस तरह के जो होते हैं, तो उसमें जनून या गुस्सा ज्यादा देखा गया है। तो वो असर पड़ता है, वातावरण का भी असर पड़ता है, जीन्स का भी असर पड़ता है। पर कुल मिला के अपने गुस्से के लिए हम खुद ही जिम्मेदार है। वो ऐसा हम कह के नहीं छूट सकते हैं कि भाई ये तो जेनेटिक है, मेरे पापा को भी आता था गुस्सा, इसलिए इसमें मेरा कोई का रोल नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। हमारा गुस्से के जिम्मेदार हम खुद हैं, इसलिए हमें अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना चाहिए। सर हम यस भी सर। क्षत्रिय है ना तो फिर हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा। खाने पीने में होता है रोज लहसुन प्याज वगैरह? नो सर, सर हम तो शांति कुंज के हैं तो फिर यहाँ तो सोच भी नहीं अच्छा सकते सर। अच्छा, हाँ तो जेनेटिक भी हो सकता है, सही बात है। पर वही मैं कह रहा हूँ कि जेनेटिक को भी, और मैंने भाई ऐसे क्षत्रिय भी देखे हैं जो, जिनको हम कह सकते हैं ब्राह्मणों से भी ज्यादा एकदम शांत स्वभाव के। और ऐसे ब्राह्मण भी देखे हैं कि जो पूजा पाठ में और सब में व्यस्त तो है, लेकिन फिर भी बहुत ही क्रोध है, जैसे ये परशुराम का कहा जाता है या इस तरह का है। तो ऐसे आजकल भी वो लोग देखते हैं। तो जेनेटिक को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और वो करना ही चाहिए, है ना, क्योंकि गुस्से से बहुत नुकसान होता है, अपना भी दूसरों का भी। तो दूसरों से ज्यादा तो अपना ही गुस्सा मतलब वो कर देते हैं नुकसान। हाँ करते ही है, एकदम सही बात है। और अगर किसी को आप हानि पहुंचाओगे तो वो भी कितना भी कमजोर भले ही हो, वो आपको भी रिटर्न में नुकसान बहुत कुछ पहुंचा सकता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि मित्रता सबके साथ रखी जाए, दुश्मनी ना मोल ली जाए, अपने गुस्से को कंट्रोल में करने का सीख लिया जाए। यही
लाइफ मैनेजमेंट है, यही जीवन में महत्वपूर्ण है। इसको अगर हमने सीख लिया तो हमारी आधी समस्याएं तो कम हो जाएगी। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।